अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कोर्स कोड PSY 515 का लेसन 9। एंड द लेक्चर इज कल्चर एंड डेवलपमेंटल पाथवेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड इंटर रिलेटेडनेस। इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे कुछ भी न्यू टॉपिक्स नहीं है, सारे ही वो टॉपिक्स हैं जो कि पहले पढ़ चुके हैं। एक तो अगर ये कुछ 7th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं साइकोलॉजी के, तो उन्हें पता होगा कि हमने पहले बहुत सारी उन्होंने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसा कि सोशल साइकोलॉजी पढ़ा है, कोग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर वो ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एंड द सेकंड इज के जो किसी और सेमेस्टर के बच्चे भी हैं या किसी और डिग्री के फील्ड के बच्चे भी हैं, वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इसी सब्जेक्ट्स के जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स थे, जो मिड टर्म का सिलेबस था, उसमें हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म को बड़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होगी कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया कॉन्सेप्ट दे सकूं और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इंट्रोडक्शन में बात हो रही है कि हम इस लेक्चर में, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविज्म मतलब होता क्या है? इंडिविजुअलिज्म वो इंडिविजुअल जो कि अपनी जिंदगी जो है वो अपने तौर पर गुजारता है, आप ये कह सकते हैं। वो अपने लाइफ के डिसीजंस को खुद लेता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो इंडिविजुअलिज्म की कैटेगरी में फॉल करता है। और अगर फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करता है तो वो उसका रिवार्ड होता है। और फिर अगर उससे कोई मिस्टेक होती है तो वो अपनी मिस्टेक भी खुद ही एक्सेप्ट करता है, किसी और को, कोई और उसके साथ उस मिस्टेक का हकदार नहीं होता, उस गलती का हकदार नहीं होता। ठीक है, कि आपने किसी से फैसला नहीं करना, आपने किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद ही लेना है, अपने लाइफ के गोल्स को अकेले, और जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ के लिए सही गोल्स हैं, आप उनको अचीव करते हैं। वो आ जाता है इंडिविजुअलिज्म में। जबकि कलेक्टिविज्म में ये आता है कि आप अपनी फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अपने कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी गोल्स सेट करते हुए, आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली इस बारे में क्या कह रही है, या जिस कल्चर में आप रह रहे हैं वो उसकी क्या डिमांड्स हैं, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, सोशल वैल्यूज का ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आप उस चीज का डिसीजन लेते हो। ठीक है, ये जो फैमिली बेस्ड कल्चर होता है, आप कह सकते हैं, ये जो एक सोसाइटल बेस्ड कल्चर होता है, वो कलेक्टिविज्म में आता है। और जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वही ज्यादातर इंडिपेंडेंट हैं, वही ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म है। अब इंडिविजुअलिज्म ठीक है या कलेक्टिविज्म ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं ये। इनके फिर अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअलिज्म के जो सोसाइटी होती है उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कलेक्टिविज्म को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंडिविजुअलिज्म के जो इंडिविजुअलिस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल जो भी होता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद ले रहा होता है, वो अपनी गलतियों से खुद सीख रहा होता है। ठीक है, लेकिन वही बात जो हमने की कि अगर वो उससे फिर कोई गलती होती भी है तो उसको फेस भी अकेले ही करता है। जबकि हमारी कलेक्टिविज्म में हमें बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी जो हमसे सोसाइटी डिमांड कर रही होती है उसके लिए। लेकिन ये होता है कि कलेक्टिविज्म में आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारी राय मिल जाती है। ठीक है, जो एक एडवांटेज भी है। द डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरेंटिंग। अब डेवलपमेंटल की बेसिकली इस लेक्चर में हमने बात करनी है कि ठीक है, कि डेवलपमेंटल कैसे होती है, क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में जो सबसे पहला रोल होता है, जो एक अहम किरदार अदा करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग का क्या रोल है डेवलपमेंटल में? कि जो भी इन्फेंट है, ठीक है, वो जब जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो उसकी फूड का ख्याल, उसकी शेल्टर का ख्याल, क्या उसने खुराक क्या है, आप दो लफ्ज अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि उसके उसकी खुराक और उसकी शेल्टर के लिए उसके रिस्पॉन्सिबल उसके पेरेंट्स होते हैं। या अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो भी उसके, आप कह सकते हैं कि केयर टेकर होंगे या जो केयर गिवर होंगे, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो किस तरह से डेवलप कर रही हैं, उसकी फिजिकली और साइकोलॉजिकली किस किस्म की केयर हो रही है, किस किस्म की उसको सिक्योरिटी मिल रही है। जिस तरह का इन्वायरमेंट ये हम बच्चे को देंगे, उसी तरह से वो डेवलप होगा। ठीक है, ये चीजें भी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि किस तरह के स्टेजेस से बच्चा गुजरता है और क्या क्या हमें उसे फिजिकल और साइकोलॉजिकली किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है।
इसमें अटैचमेंट थ्योरी भी आती है कि पेरेंट्स में जब हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, तो जब बच्चे का ख्याल ही उसके पेरेंट्स रखते हैं, उसकी फूड का, उसकी शेल्टर का, एवरीथिंग, तो बच्चा किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाता है, किस तरह से अपने केयर टेकर के साथ अटैच हो जाता है। द रोल ऑफ सेंसिटिविटी रिकंसिडर्ड। सेंसिटिविटी रिकंसिडर्ड में बात हो रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो कितनी जल्दी अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ठीक है, वो किस तरह से उनका कॉल टाइम क्या है, वो कितनी जल्दी बच्चे को रिस्पोंड करते हैं, कितनी जल्दी वो बच्चे की तकलीफ को समझते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं, और किस कदर उस बच्चे को समझते हुए उसकी ज़रूरियात को फुलफिल करते हैं। अब जिन बच्चों की ज़रूरियात फुलफिल होती हैं, जिन बच्चों की हर चीज का ख्याल रखा जाता है, वो बच्चे जाहिर सी बात है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। ये चीजें भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं साथ साथ। अ कंपोनेंट मॉडल ऑफ पेरेंटिंग। कंपोनेंट मॉडल ऑफ पेरेंटिंग में वही बात हो रही है पेरेंटिंग की जो हम पढ़ के भी आए हैं कि जो सबसे पहले बच्चे का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उसके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है पेरेंट का बच्चे के साथ या केयर टेकर का बच्चे के साथ, जो फॉल करता है अटैचमेंट थ्योरी में। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें अटैचमेंट थ्योरी के अंदर बताई गई हैं इस बारे में, जो फर्स्टली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, कि किस तरह से बच्चा अटैच होता है, किस तरह से बच्चा रिलेशनशिप बनाना सीखता है, किस तरह से बच्चा अपने पेरेंट की पहचान करता है। ठीक है, तो ये कुछ पहले 3 मंथ का टाइम स्पेन होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो विथ मतलब आप कह सकते हैं कि इंट्रैक्शनल जो एक्सचेंज हो रही होती है ना बच्चे की और पेरेंट्स की। ठीक है, अब उसके अंदर दो चीजें आती हैं, वार्मथ और कॉन्टिजेंसी। अब वार्मथ में क्या होता है कि आप जो बच्चे को आप कह सकते हैं ना कि किस किस्म का रवैया है आपका बच्चे के साथ। ठीक है, आप बच्चे को एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल देते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है कि आप बच्चे को प्यार बहुत ज्यादा देते हैं, बच्चे को वार्मथ फील करवाने के लिए उसको हग करते हैं, उसको किस करते हैं, उसको इस तरह से मतलब होल्ड करके गले लगाया जाता है कि आप उसको वार्मथ फील करवाते हैं। और ये सारी चीजें हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, जिन बच्चों को इतना ज्यादा प्यार मिलता है, उन बच्चों की जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल ग्रोथ होती है वो भी दूसरे बच्चों से ज्यादा जल्दी हो रही होती है, क्योंकि बच्चे को डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर वो बड़ी बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है। जिन बच्चों को इस तरह की सहूलियत नहीं दी जाती, जो कि बात हो रही है कॉन्टिजेंसी में, वो बच्चे वार्मथ वाले बच्चों से बहुत ज्यादा उनकी डेवलपमेंट में फर्क होता है। ठीक है, किसी के केयर जो उसका टेकर है वो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा जिसका रवैया उस बच्चे के साथ ठीक नहीं है, या पेरेंट बहुत रूडली बिहेव करते हैं बच्चे को, रूडली बिहेव दैट कि आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट किस्म का एनवायरनमेंट मिलना, किसी गलती पर पनिश भी करना, और बड़ा एक किस्म का टाइटली इन्वायरमेंट बच्चे को देकर रखना, जो कि डिस्ट्रेस का भी काज कर सकता है। ठीक है, और उससे फिर बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो बच्चा उस तरह से उसकी डेवलपमेंटली ग्रोथ नहीं हो रही होती जिस तरह उस बच्चे की हो रही है, जिसको एक आप कह लें कि ओपन इन्वायरमेंट मिला हुआ है, जिस बच्चे को एक वार्मथ मिल रही है, जिस बच्चे को लव मिल रहा है। अब यहाँ पर कल्चर एंड एडोलिसेंट डेवलपमेंट की बात हुई। पहले तो हमने बात की आप कह सकते हैं कि एक इन्फेंट डेवलपमेंट की हमने बात की ना, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट, उसका पेरेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है, पेरेंट को किस तरह से कौन से पेरेंट्स हैं और किस तरह का पेरेंट का जो रवैया होता है वो बच्चे की डेवलपमेंट पर किस तरह से असरअंदाज होता है, ये बातें हमने की। अब हम देखेंगे कि जो एडोलिसेंट का पीरियड है, ठीक है, जो एक आप कह सकते हैं कि जब बच्चा यंग होता है, ठीक है, ये पीरियड इतना ज्यादा अहम क्यों है, इसके ऊपर जी स्टैनले हॉल ने बुक भी लिखी थी जिन्हें एडोलिसेंट रिसर्च का फादर कहा जाता है। ठीक है, एडोलिसेंट जो पीरियड है वो मतलब बहुत सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट भी, डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज पर फोकस करते हैं, और हम सब भी ये बात जानते हैं कि सारे पीरियड्स में एडोलिसेंट का पीरियड सबसे ज्यादा अहम होता है। ठीक है, और इस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड भी कहा जाता है। अब स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड क्यों कहा जाता है कि एडोलिसेंट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर बच्चे को खुद सारी समझ आ चुकी होती है। ठीक है, और किस किस्म की सोसाइटी है, किस किस्म का उसका रहन सहन है, वो सारी चीजें भी एक तो वो समझ चुका होता है। दूसरी बात कि जिस तरह से जब वो बच्चा था उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, अब वो नहीं होती, उसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना होता है। ये चीजें तो होती ही होती हैं, साथ साथ जो एक इंसान के अंदर फिजिकली ट्रांजिशंस आ रही होती हैं, फिजिकली चेंजिंग्स आ रही होती हैं, जिसके अंदर उसकी ग्रोथ, उसकी सेक्सुअल मैच्योरेशन, उसके हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीजें भी एडोलसेंट में होती हैं। उसके बाद ब्रेन का जो प्री फ्रंटल एरिया होता है वो डेवलप हो रहा होता है।
क्योंकि जो एडोलिसेंट बच्चे नहीं होते, जो उनसे कम एज के बच्चे होते हैं, उनका प्रीफ्रंटल अभी तक बना ही नहीं होता। प्रीफ्रंटल जो एरिया होता है ब्रेन का, वो आपके एडोलिसेंट स्टेज में जाकर डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है। और जब इसमें डिफरेंट किस्म के बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिस किस्म का बच्चे का माहौल मिला होगा, मतलब आप कह सकते हैं ना कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट को डाइवोर्स हुई है, उनकी सेपरेशन हो चुकी है, जब वो छोटा था उसे इस चीज का नहीं पता था, लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंट पीरियड में आएगा वो इस प्रॉब्लम को समझ जाएगा और ये उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी, एक स्ट्रेस बन जाएगा उसकी लाइफ में। तो एडोलेसेंट के मसले हम सबसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, हम भी तो सारे एडोलेसेंट स्टेज से गुजरे हैं ना। तो मतलब इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें बहुत ज्यादा जो एडोलेसेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं, जिसकी वजह से इस एडोलेसेंट पीरियड को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी कहा जाता है। अब एडोलेसेंट का जो पीरियड है इसके अंदर फिजिकली, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट्स होती हैं। तीन किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, फिजिकली, और फिर जो हमारी कॉग्निशन हमारी बिल्ड होती है, और फिर हमारा क्या जो एक सोशल डेवलपमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ही हमने पिछले टॉपिक में भी थोड़ी सी बात की है कि एडोलेसेंस को जो हमें पता है कि एक प्यूबर्टी पीरियड होता है, और इसके अंदर जो है वो प्यूबर्टी अपीयर्स टू बी अ बायोलॉजिकल फिनोमिना दैट इज हार्ड वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर बायोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा हमारे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे हमने देखा कि प्रीफ्रंटल एरिया ब्रेन का डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी ग्रोथ तो हो ही रही होती है, मतलब इंसान की हाइट बढ़ रही होती है, इंसान के वेट में चेंजिंग्स आ रही होती हैं। फिर गर्ल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इस एज में आकर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस चीज में जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है ना वो ये है कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर न्यूट्रिशन का बड़ा अमल दखल है। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, ठीक है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगी बनिस्बत उन बच्चों के, उन एडोलिसेंट्स के जिनकी डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे ममालिक में गुर्बत की वजह से उन बच्चों में बहुत ज्यादा डिजीजेस भी होती हैं, और वो उन बच्चों में उन उन लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजिंग्स होती हैं। जिनकी डाइट अच्छी होगी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी स्टार्ट होगा, जिनकी नहीं होगी वो लेट इस पीरियड में जाएंगे। ठीक है, इस तरह फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपकी डाइट अहम रोल प्ले करती है कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और अब ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट को हाईलाइट कर दूं, वो हर कल्चर में, हर आपको कल्चर की जब बात होगी तो पता चल गया कि हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर कंट्री के हर कल्चर में डिफरेंट तरीके से चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, कि मीन्स दैट के फिजिकल डेवलपमेंट हर कल्चर की अलग होगी, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी डिफरेंट बेसिस पर है ना। जिस तरह हमने एक एग्जांपल ले ली डाइट की। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, मैंने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है ना, फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर दूं, लेकिन आपने थ्योरी लाजमी पढ़नी है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ रही होगी, यहाँ पर सारे कंट्रीज के सारे नहीं सॉरी मतलब कंट्रीज की एग्जांपल्स देकर उनमें डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट किस मुल्क में किस बेस पर किस तरह से होती है। ठीक है, तो आपने थ्योरी लाजमी पढ़नी है। अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात हुई, उसके बाद आते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में कोग्निशन की हम बात करते हैं, और हमें पता है कि जिसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारी मेमोरी, हर चीज बिल्ड हो रही होती है, हर चीज डेवलप हो रही होती है। इसके इसके कोग्निशन में पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे ने भी अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस दी, कोहलबर्ग्स ने भी दी, और डिफरेंट इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट्स की बेस को भी स्टडी किया गया। पियाजे स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो एडोलिसेंट है वो डेवलप होती है, उसका जो कंक्रिएट ऑपरेशन है टू फार्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन होते हैं वो 7 to 11 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहूँ कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट जो है वो एज एज स्पैन्स बताए हैं डेवलपमेंट के। और फिर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट कंट्रीज में भी जो डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि एज स्पैन होता है वो डिफरेंट है। ठीक है, हर किसी ने मतलब अपनी रिसर्च के मुताबिक। उसके बाद जो फार्मल ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर बच्चा ऑब्स्ट्रैक्ट वे में सोचना शुरू करता है, वो अराउंड 11 ईयर्स में डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रॉस कल्चर रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टेजेस के सीक्वेंस पर भी काम किया हुआ है, और फिर स्टेजेस के टाइमिंग्स पर भी काम किया हुआ है। ठीक है, द थर्ड इंटरनेशनल जो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जो
जो क्रॉस, जैसे मैंने आपको बात की थी कि हर किसी कल्चर्स का डिफरेंट होता है, वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि थर्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल साइंस स्टडी में उन्होंने ये बात वाजिया की है कि जो एशियन कंट्रीज है, जिसके अंदर जापान, कोरिया, सिंगापुर, चाइना वगैरह आते हैं, वहां पर जो आपकी कोग्निशन है उसका हायर लेवल होता है अदर देन दूसरे जो कंट्रीज हैं दुनिया के। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट से हम सब वाकिफ हैं कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जो अहम किरदार है वो उसकी सोसाइटी की वैल्यूज नॉर्म्स का भी होता है, उसकी फैमिली का होता है, उसके पेरेंट्स का होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कॉन्टिजेंसी और वार्मथ के बारे में भी पेरेंटिंग में। ठीक है, और सोसाइटी किस तरह से उसको, सोसाइटी की तरफ से किस किस्म का उसका माहौल मिल रहा है, पेरेंट्स की तरफ से किस किस्म का उसको माहौल मिल रहा है। अगर तो ये चीजें बच्चे को आप कह सकते हैं कि ओपनली मिलती हैं, तो वो बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ज्यादा सोशल होता है, ज्यादा बड़े उसके गोल्स होते हैं, गोल्स अचीव करने में उसको इतना मसला नहीं होता, मतलब एक सोशली ओरिएंटेड बच्चा होता है। इस तरह फिजिकल डेवलपमेंट में भी हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो फैमिलीज हैं, हमारे जो पीयर रिलेशनशिप है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। इमर्जिंग इश्यूज की अगर हम बात करते हैं कि इमर्जिंग इश्यूज कुछ एड्रेस किए हैं उन्होंने, कि एक जो अगर मेन हम इमर्जिंग इशू की बात करें तो वो है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, हम सबको पता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये इन सब चीजों की वजह से हम एक दूसरे के कल्चर्स को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, देखिए इंटरनेट से हमें किसी भी कंट्री की, हम कोई भी किसी भी किस्म के कंट्री के कल्चर को देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि भी फलां मुल्क का जो कल्चर है वो इस तरह का है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता, और हम तो इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी ये इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दूसरे वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता ही है कि जो आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक दूसरे की जो चीजें हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ये जो शेयर हो रही होती हैं। ठीक है, जब हमने दूसरों के कल्चर को देखना है, उनको जानना है सोशल मीडिया के जरिए, तो हम उन्हें कहीं ना कहीं साथ साथ सिर्फ देख नहीं रहे होते, उन्हें हम अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा ये जो इश्यूज हैं वो डेवलप हो रहे हैं, दूसरों के कल्चर्स को अपने कल्चर्स में शामिल करना, उनके जिसकी वजह से बहुत दूसरे कल्चर्स के इशू भी आपके कल्चर्स में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो बात थी इमर्जिंग इश्यूज और ग्लोबलाइजेशन पे, और यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और इजी भी था मुझे लगता है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी में भी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी और कोग्निटिव साइकोलॉजी में भी, और फिर पिछले लेक्चर्स में भी, पिछले सिलेबस में भी हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की बात कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जाती है। एंड द नेक्स्ट इसके वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।